नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर। अगर मैं एनबीएफसी सेक्टर का नाम ले लेता हूं तो हम सबका बाप, बापों का बाप एचडीएफसी की एनबीएफसी का नाम तो हर एक के जुबान पर आ जाता है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी की एनबीएफसी के बारे में और आज हम बात करेंगे कि क्या एचडीएफसी की एनबीएफसी लेने लायक है या नहीं, इसके वैल्यूएशंस अभी एट्रैक्टिव है या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस ने सबको धोबी पछाड़ दिया है। ऐसे में आप ये स्टॉक पर अच्छा दाव लगा सकते हो या नहीं, क्योंकि चाइनीज बैंक ने ये एनबीएफसी में 1% का स्टेक लिया है। तो ऐसे में क्या ये एनबीएफसी लेने लायक है या नहीं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस देश में एनबीएफसी काम कैसे करती है, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसको ये एनबीएफसी टारगेट करती है। एनबीएफसी के पूरे साइकिल के बारे में मैं आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में बता देने वाला हूं और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको एनबीएफसी सेक्टर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए और किसी का वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, एनबीएफसी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ये एक नॉन बैंकिंग सेक्टर है। इसका बैंकिंग सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक आदमी है, उसको 15 लाख का घर लेना है। 15 लाख का घर लेने के लिए उसके पास हाथ में कैश पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए, उसको 10 लाख का लोन चाहिए, तो वो जाएगा बैंक के पास लोन लेने के लिए। लेकिन बैंक वाला उसको मना कर देता है। वो क्यों मना करता है? क्योंकि उसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 15,000 रुपये है। 10 से लेकर 15,000 रुपये कमाने वाले को कोई भी बैंक ऐसा नहीं है इस देश में जो 10 लाख का लोन दे देगा। तो ऐसे में होता क्या है, उस आदमी को घर तो लेना ही है लेकिन बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में एनबीएफसी वाले अपना हाथ आगे लेकर आते हैं और उस आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं कि सर, आपको हम लोन देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ऐसे में होगा क्या कि जहां बैंक आपको 8 से लेकर 9-10% तक में लोन दे देगा, वहां पर एनबीएफसी आपको 10 से लेकर 15-20% तक में लोन दे देगा। इसमें दोस्तों जो आपको बढ़ा के रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है एनबीएफसी वालों को, और यही होती है एनबीएफसी सेक्टर की कमाई। अब इसमें होगा क्या कि मैंने अभी आपको एक घर खरीदने का एग्जांपल लेके बताया, तो घर खरीदने के एग्जांपल से आपको क्या सीखने को मिलता है? इसमें होता यह है कि देश के गरीब लोगों से ही एनबीएफसी सेक्टर चलता है। क्योंकि आपने कभी भी यह सुना है कि किसी कॉरपोरेट ने बजाज फाइनेंस से लोन लेकर रखा है, किसी कॉर्पोरेट ने कोई भी एनबीएफसी से लोन लेकर रखा है? हर एक कॉर्पोरेट ने, चाहे एयर इंडिया हो, विजय माल्या हो, अडानी हो, अंबानी हो, हर एक ग्रुप हो, उसने एसबीआई, एचडीएफसी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ऐसे कई सारे बैंक से लोन लेकर रखा है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की मोटी कमाई होती है कॉर्पोरेट से और एनबीएफसी सेक्टर की मोटी कमाई होती है मिडिल क्लास पब्लिक से। इनफैक्ट मिडिल क्लास नहीं, उससे लोवेस्ट कैटेगरी की पब्लिक से। क्योंकि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी 10,000 से 15,000 रुपया महीना कमाती है। 10 से 15,000 रुपया महीना कमाने वाले लोगों को अगर कुछ काम करना है, जैसे मोबाइल लेना है, टीवी, फ्रिज, कूलर, इसे कुछ भी लेना है, तो वो लोग वो भी लोन पे लेते हैं ईएमआई के जरिए। और ऐसे में दोस्तों बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां माला माल हो जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर हमको घर लेना है या कुछ और भी लेना है तो उसमें एनबीएफसी वाले हम जैसे लोगों को लोन देंगे, क्योंकि हमारी सैलरी अच्छी है नहीं। ऐसे में वो लोग अच्छा इंटरेस्ट कमाते हैं, जिस वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अब क्लियर कट हमको देखने को मिल गया कि देश के गरीबों से एनबीएफसी चलती है, सीधी सी बात है। अब यहां पे आप रुक जाओ, यहां पे देश के गरीबों से एनबीएफसी चलेगी ये तो मैंने बता दिया, लेकिन देश के गरीबों को क्या करने के लिए एनबीएफसी का सहारा लेना पड़ेगा? कुछ खरीदने के लिए। अभी मैंने आपको बताया घर लेने का एग्जांपल। घर लेने की स्थिति इस देश में ऐसी है कि आज इस देश में रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? पहले से ही डूबा था, अभी लॉकडाउन आ गया तो और डूब गया। अभी ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा हमको कुछ अनुमान नहीं है, हम कुछ अनुमान लगा नहीं सकते इसमें। अब ऐसे में होगा क्या कि रियल एस्टेट सेक्टर डूबा है तो लोग घर खरीदेंगे नहीं। घर नहीं खरीदेंगे तो एनबीएफसी वाले कमाएंगे कैसे? मतलब क्लियर कट देखने को मिल जाएगा कि एनबीएफसी वाला तभी कमाएगा जब लोग उससे पैसा लेने आएंगे, लोन लेने। मतलब लोन कब लेंगे? जब रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर कब ऊपर रहेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा उस घर को खरीदने के लिए, या उनकी कैपेबिलिटी होगी। उनकी कैपेबिलिटी कब होगी? जब उनकी इनकम अच्छी होगी। उनकी इनकम अच्छी कब होगी? जब इस देश की ग्रोथ अच्छी होगी, जब इस देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, हर एक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मतलब क्लियर कट देखने को मिल गया। मान लो वो ऑटो सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वो अगर अच्छे से चलेगा तो उसको खरीदने के लिए
मिडिल क्लास पब्लिक भी अच्छे से उसके तरफ एनकरेज होगी, उसके तरफ डाइवर्ट होगी। अगर उसके तरफ डाइवर्ट होने वाली फीलिंग पब्लिक के तरफ आ गई तो समझ जाना कि एनबीएफसी वाला माला माल होने वाला है। अब ऐसे में एचडीएफसी के एनबीएफसी के बारे में बात करूं तो एचडीएफसी की एनबीएफसी इस देश की मार्केट लीडर है एनबीएफसी सेक्टर के मामले में। एनबीएफसी सेक्टर में एचडीएफसी का बहुत बड़ा नाम है। हर एक इंसान इस देश का अगर उसको बैंकिंग सेक्टर से लोन नहीं मिलता तो वो उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है एचडीएफसी की एनबीएफसी से लोन लेने की। अब इसमें है क्या कि आप इसके सेल्स ग्रोथ ही देख लो, इसके पिछले कुछ सालों के सेल्स ग्रोथ देख लो, आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा कि जबरदस्त इसके पिछले कुछ सालों का सेल्स ग्रोथ है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कैसी है। इसके स्टॉक परफॉर्मेंस देख लो तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लो तो आपको यहाँ पे अच्छा सा देखने को मिल जाएगा। मतलब क्लियर कट हमको देखने को मिल रहा है कि इसके हर एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इसकी ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें कोई भी डाउट करने जैसा तो है ही नहीं। पिछले कुछ सालों से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती आई है और इस पे सोने पे सुहागा तो तब होगा कि इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इसके पीएसयू स्टॉक जैसे तो नहीं है, इसका कोई वेदांता जैसा भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। 1.2 या 1.3% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको एचडीएफसी की एनबीएफसी में पैसा डालना है तो अभी 2450 रुपये का भाव था, अभी आया है 1650 रुपये के भाव पे। 100% ये कंपनी लेने लायक है। क्यों? क्योंकि मानो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी इस देश की गिर सकती है लेकिन एचडीएफसी ग्रुप कभी गिर नहीं पाएगी, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप है। इसको इसके जड़ से उखाड़ कर फेंकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या कि ये एनबीएफसी को ग्रो करना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन के समय में कब तक लॉकडाउन और बढ़ेगा ये हमको नहीं मालूम। अगर बढ़ गया या घट गया, जो भी हुआ, हर एक सेक्टर, चाहे ऑटो सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वो तो गिरा ही रहेगा। अगर वो नहीं उठ पाएंगे तो एनबीएफसी कैसे उठेगा? अब किसी को ऐसा कोई शौक तो लगा नहीं है कि पिकनिक घूमने के लिए एनबीएफसी से लोन ले लेगा। वो सब यही सब खरीदने के लिए लोन लेंगे। जब तक ये सेक्टर उठेगा नहीं तब तक एनबीएफसी वाले कमाएंगे नहीं। मतलब हमको क्लियर कट देखने को मिलता है कि इट विल बी अ स्लो प्रोसेस फॉर एनबीएफसी टू ग्रो अप। मतलब अगर आपको 2-3-4 साल के लिए अच्छा पैसा चाहिए तो आप इसमें अच्छे से पैसा डालो, बट इट विल बी अ स्लो प्रोसेस फॉर एनबीएफसी टू गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये एक स्लो प्रोसेस रहेगा, इसको उभरने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एनबीएफसी कई सारे सेक्टर पे डिपेंड रहता है। ये सेक्टर जब उठेंगे तब एनबीएफसी उठेगा, लेकिन जब उठेगा तब आपको अच्छा प्रॉफिट बना कर देगा। इसीलिए आंख बंद करके इस सेक्टर पे थप्पा लगाओ, 2-4 सालों के लिए अच्छा पैसा कमाओगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कॉन्टेंट्स और बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।